विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपके डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपनी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें कहा गया है, टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट इन वन एंड ऑफ अ रबर स्ट्रिंग और अ स्प्रिंग बैलेंस। तो एक रबर का एक स्ट्रिंग लेना है या फिर एक स्प्रिंग बैलेंस लेना है। उसके एक एंड पर आपको स्टोन को, जो पत्थर है उसको बांध देना है। सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस और द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर 9.6a। तो जो स्टोन है, स्टोन को बैलेंस या फिर स्ट्रिंग के हेल्प से इस तरीके से लटका करके रखना है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस तरीके से आपको लटका करके रखना है। नोट द elongation of the string or the reading on the spring balance due to the weight of the stone। तो जब आप स्टोन को लटकाओगे तो जो धागा में अगर आप लटकाओगे तो धागा कितना लंबा हो रहा है, उसका जो इलांगेशन है वो आपको नोट करना है। और वहीं अगर आप स्प्रिंग बैलेंस यूज़ कर रहे होगे तो वहाँ पर उसका जो रीडिंग होगा, जो काटा होगा, वहाँ से उसका रीडिंग पता चल जाएगा, तो उसको नोट करना है। ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन वाटर इन अ कंटेनर एज शोन इन फिगर। अब क्या करना है कि ये जो स्टोन है इसको जो इस तरीके से कोई कंटेनर है उसमें पानी भरा हुआ है, उस कंटेनर में इसको डिप करना है। जैसे ही डिप करोगे तो ये जो धागा का जो लंबाई है, इसका इलांगेशन में क्या आपको फ़र्क दिखेगा, वो आपको रीडिंग में, वो जो भी रीडिंग आएगी उसको आप नोट करोगे। और स्प्रिंग बैलेंस, अगर स्ट्रिंग बैलेंस जो है उसको यूज़ कर रहे होगे तो भी आपका जो वेट है, वेट में जो डिफरेंस आएगा वो नोट करोगे। You will find that the elongation of the string or the reading of the balance decreases as the stone is gradually lowered into the water। तो आप देखोगे कि जो जैसे ही कि आप पानी में जैसे ही डालोगे तो इलांगेशन जो स्ट्रिंग का था, जो खिंचाव उसमें जो हो रहा था, वो जो है सडनली जो है कम हो जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस की भी बात करो, वहाँ पे भी वेट उसका जो है वो कम दिखाई पड़ेगा। However, no further change is observed once the stone gets fully immersed in water। तो जब वो पूरा का पूरा स्टोन पानी में जब नीचे तक चला जाएगा तो भी वहाँ पर किसी तरह का आपको कोई चेंज आपको देखने के लिए तब नहीं मिलेगा। What do you infer from the decrease in the extension of the string or the reading of the spring balance? तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग, जो धागा था, उसका एक्सटेंशन जो है वो डिक्रीज़ हो गया था। क्यों हुआ था, आप इससे क्या समझते हो? स्प्रिंग बैलेंस में भी देखोगे तो उसका जो रीडिंग था वो भी कम हो गया था। इससे क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो? We know that the elongation produced in the string or the spring balance is due to the weight of the stone। तो जो धागा था, स्ट्रिंग में जो इलांगेशन हो रहा था या स्प्रिंग बैलेंस में जो आपको जो चेंज दिखाई पड़ रहा था, वो क्यों हो रहा था? जो स्टोन था, स्टोन के वेट की वजह से देखने के लिए मिल रहा था। सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेस वंस द स्टोन इज़ लोवर्ड इन वाटर। तो जैसे ही स्टोन को पानी में डाला गया तो एक्सटेंशन जो था स्ट्रिंग का वो डिक्रीज़ हो गया। इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट्स ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि उस स्टोन पर कुछ ना कुछ फोर्स होगा जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा। As a result, the net force on the string decreases and hence the elongation also decreases। तो इसकी वजह से जो नेट फोर्स स्ट्रिंग पर लग रहा था वो डिक्रीज हो गया और इसी वजह से जो इलांगेशन था वो भी डिक्रीज हो गया। As discussed earlier, this upward force exerted by water is known as the force of buoyancy। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जो अपवर्ड फोर्स पानी के थ्रू लगाया गया था उसको हम लोग buoyancy के नाम से जानते हैं। What is the magnitude of the buoyant force experienced by a body? तो उस बॉडी पर कितना मैग्नीट्यूड का buoyant force लग रहा होगा? Is it the same in all fluid or a given body? तो सभी फ्लूइड में जो ये फोर्स लग रहा होगा, अगर और कोई और फ्लूइड में उसी बॉडी को हम लोग डुबाते हैं तो क्या वहाँ पर भी ये वैल्यूज, उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा सेम ही होगा? डू ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम buoyant फोर्स? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को
अगर हम लोग फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो क्या सेम बॉइंट फोर्स एक्सर्ट होगा? द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज कंटेंट इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स स्टेटेड एज फॉलोज। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने के बाद में मिल जाएंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, यानी किसी भी बॉडी को अगर आप पूरा डुबा दो फ्लूइड में या फिर हल्का सा डुबा दो, पार्शियली डिप करो फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड में, इट एक्सपीरियंस एन अप थ्रस्ट फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो जैसे ही आप उसको वाटर में डिप करोगे तो वहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स काम करेगा, और वो जो अपवर्ड फोर्स होगा उस फ्लूइड के जितना पार्ट को जो भी ऑब्जेक्ट आप उसमें डालोगे उसका जो वेट होगा, और जितना वेट वो जितना पानी को वहाँ से फ्लूइड को डिस्प्लेस कर पाएगा उस वेट की वजह से, उस वेट के बराबर में होगा। यानी वेट, ऑब्जेक्ट का वेट और जितना पानी वहाँ से डिस्प्लेस करके उस जगह पर वो आया उस पानी का वेट के बराबर, दोनों वेट बराबर होगा। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई अ फर्दर डिक्रीज इन द इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 9.7 एज द स्टोन वॉज फुली इमर्स्ड इन वाटर? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है कि जैसे ही पानी में हम लोग डिप करना स्टार्ट किए उस टाइम उसके इलोंगेशन में चेंज दिखाई पड़ा था, स्ट्रिंग के इलोंगेशन में चेंज दिखाई पड़ा था, लेकिन जैसे जैसे स्टोन जो है पूरा डूबा तो वहाँ पर फिर से इलोंगेशन में कोई भी चेंज नहीं दिखाई पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज़ मेनी एप्लीकेशंस, इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो शिप और सबमरीन की जो डिज़ाइनिंग होती है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। लैक्टोमीटर विच आर यूज्ड to determine the purity of a sample of milk and hydrometers used for determining density of liquids are based on this principle। तो लैक्टोमीटर जिसको कि हम लोग दूध की प्योरिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो जो है इसी पर बेस्ड होता है। हाइड्रोमीटर की बात करें जिसको कि जो कोई भी लिक्विड हुआ उसका जो डेंसिटी हुआ उसको मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। अभी आर्किमिडीज सर के बारे में यहाँ क्या लिखा है? आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल subsequently named after him after noticing that the water is a bathtub overflowed when he stepped into it। तो आर्किमिडीज जो थे वो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसको डिस्कवर किया था। उन्होंने एक बाथ टब में जब वो नहा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब वो बाथ टब में नहाने के लिए गए तो जितना उनका वेट था, उनकी वेट की वजह से जब बाथ टब में वो गए तो उतना पानी जो है वो बाथ टब से बाहर आ गया। ही रैन थ्रू द स्ट्रीट्स शाउटिंग यूरेका विच मीन्स आई हैव गॉट इट। तो जैसे ही उन्होंने ये चीज़ देखा कि ऐसा हुआ तो वो वहाँ से यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए निकले। यूरेका का मतलब होता है कि आई हैव गॉट इट, मैंने इसे ढूंढ लिया। This knowledge helped him to determine the purity of gold in the crown made for the king। तो ये जो नॉलेज था, ये जो है जो किंग के लिए जो क्राउन बनता था, जो ताज बनता था, उसमें जो गोल्ड यूज़ होता था उसकी प्योरिटी को फाइंड करने के लिए ये जो प्रोसेस है इसका यूज़ किया गया। His work in the field of geometry and mechanics made him famous। तो इन्होंने जियोमेट्री और मैकेनिक्स के फील्ड में बहुत काम किया जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस भी हुए। His understanding of levers, pulleys, wheels and axle helped the Greek army in its war with Roman army। तो यहाँ पर जो लीवर, पुली, व्हील और एक्सल को किस तरीके से यूज़ करना है, तो इसकी नॉलेज की वजह से जो ग्रीक आर्मी और रोमन आर्मी के बीच में जो वॉर हो रहा था, तो यहाँ पर इन्होंने ये जो प्रिंसिपल था इसका यूज़ करके काफ़ी मशीन्स का यूज़ किया और इस वॉर में काफ़ी हेल्प मिली थी। अब हमारे पास में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम इसे देख लेते हैं। लिखा है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है
कि जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस होगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। द लॉ अप्लाइज टू ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर इन द यूनिवर्स, और ये जो लॉ है वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी अप्लाई होगा। सच लॉ इज सेड टू बी यूनिवर्सल, तो ऐसे लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं और इसे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। ग्रेविटेशन इज ए वीक फोर्स अनलेस लार्ज मासेस आर इन्वॉल्व्ड, तो ग्रेविटेशन एक वीक फोर्स होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जैसे जैसे एल्टीट्यूड की बात की जाए तो एल्टीट्यूड के साथ ये डिक्रीज होता जाता है। इट ऑल्सो वेरीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ डिक्रीजिंग फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर, तो यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर भी ये वेरी करता है, पोल से इक्वेटर के साइड में जब जाते हैं तो वहाँ पर ये डिक्रीज कर जाता है। द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट इट, तो वेट क्या होता है, किसी भी बॉडी का वेट उस पर लगा हुआ फोर्स होता है जिससे कि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। द वेट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट जो होता है मास का जो प्रोडक्ट होता है और उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट का मतलब मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो वेट होता है। द वेट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट द मास ऑलवेज कांस्टेंट, तो वेट की बात करें तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है जबकि मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बॉयंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक बॉयंसी फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं जब उसको कि फ्लूइड में हम लोग इमर्स करते हैं। Objects having density less than that of the liquid in which they are immersed float on the surface of the liquid, तो वैसे ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है तो उसको जब हम लोग डिप करना चाहेंगे लिक्विड में तो वो लिक्विड के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है। If the density of the object is more than the density of the liquid in which it is immersed, then it sinks in a liquid, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो इस केस में वो लिक्विड में इमर्स हो जाएगा यानी कि डूब जाएगा। अब हम अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन, यानी कि एक वेइंग मशीन पर आप अपना मास 42 kg वेट करते हैं। इज़ योर मास मोर और लेस दैन 40 kg, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन पूछा है कि आपका मास जो है वो 42 kg से ज़्यादा या कम है। तो आंसर क्या होगा, व्हेन यू वे योर बॉडी एन अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, तो जब आप अपनी बॉडी को वेट करते हो तो वहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है। दिस अपवर्ड फोर्स इज़ द बॉयंट फोर्स, ये जो अपवर्ड फोर्स है इसको हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं। एज ए रिजल्ट द बॉडी गेट्स पुश्ड स्लाइटली अपवर्ड कॉजिंग द वेइंग मशीन टू शो अ रीडिंग लेस दैन द एक्चुअल वैल्यू, तो यहाँ पर इस बॉयंट फोर्स की वजह से जैसे ही बॉडी को आप वेइंग मशीन पे रखते हो तो यहाँ पर क्या होता है, स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी पर जो है पुश फील होता है। इसकी वजह से जो वेइंग मशीन जो है वहाँ पर उसका जो एक्चुअल वैल्यू, बॉडी के जो एक्चुअल वैल्यू होगी वेइंग मशीन उससे थोड़ा कम वैल्यू शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg व्हेन यू मेजर्ड ऑन अ वेइंग मशीन, तो आपके पास एक कॉटन का बैग है और एक आयरन का बार है और हर एक का दोनों का मास जो है वो 100 kg, जब वेइंग मशीन पर आप वे करते हो तो 100 kg दोनों का मास बता रहा है। इन रियलिटी वन इज़ हैवियर दैन अदर, लेकिन रियलिटी में एक का भार दूसरे के वेट से ज़्यादा है। कैन यू से विच वन इज़ हैवियर एंड वाई, तो आप क्या बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा हैवी है और क्यों है। आंसर है, द बैग ऑफ कॉटन इज़ हैवियर दैन आयरन बार, तो कॉटन का बैग जो है आयरन बार के कंपैरिजन में ज़्यादा भारी है। दिस इज़ बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द कॉटन बैग इज़ लार्जर दैन द आयरन बार, ऐसा इसलिए है क्योंकि आयरन बार के कंपैरिजन में कॉटन का जो बैग है, कॉटन का जो वो जो बैग है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। हैंस मोर बॉइंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बैग
देन दैट ऑन एन आयरन बार। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वहाँ पर उतना ज़्यादा बॉइंट फोर्स एक्ट करेगा। आयरन बार का सरफेस एरिया कम था तो वहाँ पर बॉइंट फोर्स कम वर्क कर रहा था। दिस मेक्स द कॉटन बैग लाइटर देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। तो इस वजह से जो कॉटन बैग है इसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कंपैरिजन में वो लाइट फील कर रहा था, लाइट वेट किया। फॉर दिस रीज़न द आयरन बार एंड द बैग ऑफ कॉटन शो द सेम मास ऑन द वेइंग मशीन। और इसी वजह से कोई आयरन बार हो गया और एक बैग जो कि कॉटन, जिसमें कि कॉटन भरा हुआ था, दोनों का जो मास था जब वेइंग मशीन पर मेज़र किया गया तो वो सेम बताया। बट एक्चुअली द मास ऑफ कॉटन बैग इज़ मोर देन दैट ऑफ द आयरन बार। लेकिन एक्चुअली जो था कॉटन बैग का मास आयरन बार के कंपैरिजन में ज़्यादा था। तो यहीं पर आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओनली अ डे यू। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।